हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। पिछली क्लास में हमने जाना कि मध्यकालीन इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोतों के ऊपर हमने देखा कि दो प्रकार के स्रोत हैं जो हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताते हैं। तो पहला मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत और दूसरा सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोत। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत हमने दो प्रकार के देखे, एक मुगलकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा मुगलकालीन ऐतिहासिक विदेशी यात्रा वृत्तांत, और दूसरा हमने देखा सल्तनत कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिंध पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ। सिंध जो कि हमारे भारत का पार्ट था, अब तो वर्तमान पंजाब में है, पर पंजाब और जो वर्तमान जो भारत का पंजाब क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम सिंध के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सिंध पर अरबों का आक्रमण किस प्रकार हो। इससे जानने के लिए हम एक स्टोरी के थ्रू इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दमिश्क जो वर्तमान सीरिया की राजधानी है उसका शासक था खलीफा वलीद। इन खलीफा वलीद के लिए जो सिहल द्वीप है, इस सिहल द्वीप से एक नाव जा रही थी जो किससे परिपूर्ण थी, दासों से परिपूर्ण एक नाव थी। इस दासों से भरी जो ये नाव थी, यहाँ पर आते आते जो देवल है, इस देवल में कुर्क और मेट जनजाति निवास करती थी जो एक आदिवासी जनजाति की तरह है। ठीक है, उस कुर्क और जो मेट जनजाति है वह क्या कर लेती, यहाँ पर जब नाव आती है तो 708 ईस्वी में इस नाव को कुर्क और मेट जनजाति के द्वारा इसको लूट लिया जाता है। तो अब क्या हो गए, इस नाव को लूट लिया तो जो खलीफा है, खलीफा वलीद, वे क्या होते हैं, वे सिहल ये इन कुर्क और मेट जनजाति से नाराज हो जाते हैं। तो वे क्या करते हैं, देवल के शासक उस समय थे दाहिर। आखिर ये दाहिर कौन है? दाहिर को जानने के लिए हम पढ़ते हैं, इसको जानने के लिए हम एक फ्लैशबैक स्टोरी देखते हैं कि आखिर दाहिर कौन है, कहाँ से आया। इसको जानने के लिए हम दाहिर के बारे में पढ़ते हैं। तो दाहिर, ठीक है, दाहिर कौन था? इस दाहिर को जानने के लिए हम देखेंगे कि एक रायवंशीय शासक था। रायवंशीय शासक, कौन सा शासक? रायवंशीय साहसी नाम का शासक था। उस शासक का नाम क्या था? साहसी। ठीक है, इस साहसी नामक जो राजा था उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका जो मंत्री है, अब साहसी नामक जो राजा है उसका मंत्री था चाच। कौन था? चाच। ये चाच क्या कर रहा है, साहसी की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी लाट से शादी कर लेता है। ठीक है, तो अब शासक कौन बन गया? चाच, क्योंकि इसने लाट से शादी कर ली जो कि साहसी की पत्नी। अब ये लाट क्या करेगी, अब जो ये चाच है, अब वर्तमान शासक चाच बन गया। तो इस चाच का भाई था चंद्र। इस चंद्र का पुत्र था दाहिर। चंद्र का पुत्र कौन था? दाहिर। अब हम देखते हैं, अब वापस अपनी उस स्टोरी पे आ जाते हैं कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण कैसे। देवल के जो शासक है उसको कहा कि तुम इस पर कार्यवाही करो, मेड़ और कुर्क जनजाति पर। देवल के शासक जो दाहिर है वे ये कह के नकार देते हैं इस चीज़ को कि इस क्षेत्र पर उनका अधिकार नहीं है, जबकि वो पूरे सिंध क्षेत्र के राजा थे। ठीक है, तो अब ये खलीफा वलीद क्या करेंगे, खलीफा वलीद अब इनका विद्रोह करने के लिए, इन पर आक्रमण करने की प्लानिंग करते। तो खलीफा वलीद ये जिम्मेदारी किसको देते? हज्जाज को। हज्जाज एक यहाँ का गवर्नर था। ईरानी जो क्षेत्र है उस ईरानी क्षेत्र का गवर्नर था हज्जाज। हज्जाज को ये जिम्मेदारी देते हैं कि तुम इस सिंध पर आक्रमण करने के लिए कुछ करो। तो सिंध पर आक्रमण करने के लिए हज्जाज को निर्देश देते। तो हज्जाज ये सबसे पहले जिम्मेदारी देता है उबैदुल्लाह को। उबैदुल्लाह हज्जाज के द्वारा भेजा जाता है, परंतु उबैदुल्लाह की भी हत्या कर दी जाती है। अब जो ये उबैदुल्लाह है, इस उबैदुल्लाह के बाद बेदुल को भेजा जाता है हज्जाज के द्वारा, पर यह भी हार जाता है। ठीक है, इस बेदुल के बाद अब ये क्या करेगा, हज्जाज अपने जमाई मीर कासिम को भेजता है जो कि उस समय मात्र और मात्र 17 वर्ष की उम्र का था। अब ये मीर कासिम ये सोचता है कि सिंध पर आक्रमण किस प्रकार किया जाए। ये सिंध पर आक्रमण करने के लिए प्लानिंग बनाता है। ठीक है, पूरा इसका लेखा जोखा तैयार करता है कि किस प्रकार से सिंध पर आक्रमण किया जा सकता है। तो उस समय सिंध में प्रवेश करने के लिए 4 रास्ते थे। तो सबसे पहला रास्ता देखें तो मरकान, दूसरा खैबर, दूसरा बोलन दर्रा। ये खैबर और जो बोलन दर्रा है वर्तमान जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर है।
ठीक है, खैबर और बोलन दर्रा, दूसरा ग्वाफर की खाड़ी। इन चारों क्षेत्रों से सिंध पर घुसा जा सकता था। ठीक है, मरकान, खैबर, बोलन और ग्वाफर की खाड़ी। अब हम देखते हैं कि जो ये मीर कासिम है, सबसे पहले जाते हैं देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह कहाँ है? जो अरब सागर है, इस अरब सागर में ग्वाफर की खाड़ी ना, उसके पास स्थित है देवल बंदरगाह। ठीक है, तो देवल बंदरगाह में हमने पहले देखा था कि मेड़ और कुर्क जनजाति रहती है। तो ये मीर कासिम क्या करेगा, मेड़ और जो कुर्क जनजाति है वहाँ पर जो 17 वर्ष से अधिक जो भी है उन सबकी तो मृत्यु कर देता है और बाकी सबको बंदी बना लेता है। तो उसके पश्चात देवल बंदरगाह में ये क्या करेगा, यहाँ पर 17 वर्ष से अधिक की मृत्यु कर देता है। फिर ये देवल के पश्चात जाता है निरून। ठीक है, निरून में यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वे वहाँ पर आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब निरून का उस समय शासक था बजहरा, जो कि क्या था, दाहिर का ही भाई था। तो ये दाहिर का भाई जो बजहरा है वह मीर कासिम के डर से ये निरून छोड़कर वह कहाँ चला जाता है, सहवान चला जाता है। अब सहवान में ये जाटों के पास जो बजहरा है, जो कि दाहिर का भाई है, वहाँ पर शरण लेता है। तो इसी कारण बजहरा ने यहाँ पर शरण ली थी। इसी कारण क्या होता है, जाटों पर मीर कासिम के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। तो और यहाँ पर जाटों पर जजिया कर भी लगा देता है। अब जाटों का मुखिया था उस समय काक। ये काक क्या करता है, मीर कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और मीर कासिम का आगे युद्धों में भी साथ देता है। अब हम देखते हैं कि सहवान के बाद जो मीर कासिम है वह रावर में जाते हैं। रावर कहाँ है, सिंधु नदी के पार में। अगर हम मैप में देखें इसकी लोकेशन, ये सहवान है और ये रावर है। तो अब ये कहाँ जाएंगे, मीर कासिम सहवान को पार करते हुए सिंधु नदी को पार करते हुए रावर जाएंगे। अब ये सिंधु नदी को पार करने के लिए जहाज़ों का एक बड़ा पुल का निर्माण करते। तो सहवान से ये रावर गए। इस रावर में दाहिर ने शरण ली थी। तो यहाँ पर मीर कासिम के द्वारा रावर में दाहिर की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई दाहिर की। अब दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, ठीक है, दाहिर की पत्नी कौन थी, रानी बाई। ये क्या करती है, दुर को बचाने की कोशिश करती है, परंतु वो बाद में दुर को बचाने में नाकामयाब रहती है। तो बाद में ये जौहर कर लेती है। अब दाहिर की और भी पत्नियां थी, जैसे कि रानी लाड़ी बाई, परिमल देवी, सूर्य देवी। ठीक है, तो ये सब थी उस समय ब्राह्मणाबाद में। रावर छोड़ कर ये कहाँ आ जाती है, ब्राह्मणाबाद में, ये सारी रानियाँ। तो इस ब्राह्मणाबाद में रानी लाड़ी, सूर्य देवी और परिमल देवी को मीर कासिम के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और फिर ब्राह्मणाबाद के पश्चात जो मीर कासिम है वह मुल्तान जाता है। अब मुल्तान में यह 713 ईस्वी में आक्रमण करता है और इस प्रकार ये क्या करता है, संपूर्ण सिंध पर विजय कर लेता है। संपूर्ण सिंध पर विजय कैसे, जैसे पहले इसने देवल पर शासन किया। ठीक है, देवल को जीता, फिर निरून, फिर सहवान, फिर ये रावर गया, ब्राह्मणाबाद को भी जीत लिया, मुल्तान को भी जीत लिया। तो इस प्रकार मीर कासिम का जो ये पूरा जो क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र, मीर कासिम के अधिकृत क्षेत्र में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो रानी सूर्य देवी है, परिमल देवी है, रानी लाड़ी देवी है, इसको जो कि किसकी रानियाँ हैं, दाहिर की रानियाँ, जिसको ब्राह्मणाबाद से मीर कासिम ने बंदी बना लिया था। अभी मीर कासिम क्या करता है, इन तीनों रानियों को खलीफा, जो किसके खलीफा, दमिश्क के खलीफा। खलीफा एक प्रकार के धर्मगुरु होते हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं उनको खलीफा कहा जाता है। तो उस समय दमिश्क के खलीफा थे खलीफा वलीद, पहले थे। जो अब खलीफा वलीद परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि खलीफा वलीद के ही छोटे भाई है, उनका नाम है खलीफा सुल्तान। ठीक है, तो खलीफा सुल्तान उस समय परिवर्तित होकर नए खलीफा सुल्तान बनते हैं, जो कि क्या है, हज्जाज के दुश्मन है। हज्जाज कौन है, मीर कासिम का जो ससुर है वह हज्जाज है। तो ये हज्जाज के दुश्मन होने के कारण जो मीर कासिम है, उन मीर कासिम से खलीफा सुल्तान की भी नहीं बनती है। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण हमें ये देखा जाता है कि जो खलीफा सुल्तान है, उनकी जो बेटियां हैं वे क्या करती है, इन मीर कासिम पर कुछ आरोप लगा देती है, जिस कारण से खलीफा सुल्तान इन मीर कासिम को एकदम दीवार में जिंदा चुनवा देता है। परंतु बाद में ऐसा पता चलता है कि इनकी जो बेटियां थी वही झूठ बोल रही थी, तो उनको भी मीर कासिम खलीफा सुल्तान के द्वारा जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। ये सभी जो जानकारियां हैं हमें चाशनामा से मिलती है। चाशनामा एक मुस्लिम ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिससे हमें पता चलता है कि अरबों जो सिंध है, अरबों ने सिंध पर कैसे आक्रमण किया। ठीक है, उन्होंने भारत पर किस प्रकार विजय की, सिंध पर किस प्रकार विजय की, ये सभी जो वर्णन है हमें चाशनामे में मिलता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी हो, जैसे कि अंग्रेज़ आए तो वे भी कुछ न कुछ भारत में प्रभाव छोड़ के गए। तो दूसरा हम देखेंगे कि जो ये अरब आए वो भी है ना हमारे भारत पर प्रभाव छोड़ के गए। तो वो क्या प्रभाव है वह हम देखते हैं। ये हमको ऊँट पालन सिखा के गए।
ठीक है। दूसरा, ये इन्होंने जजिया कर का संचालन किया। तीसरा, सिक्के दिरहम का प्रचलन भी इनके द्वारा ही किया गया। और तीसरा, इन्होंने खजूर की खेती भारत को सिखाकर गए।